हेलो एवरीवन, एसआर कुछ के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग जानेंगे जो मॉडल पेपर 2021 का जो आया हुआ है क्लास 10th के लिए, तो उसका जो मैथ का मॉडल पेपर है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और ख़ास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ही आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए सर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अब जो क्वेश्चन की संख्या है, जो अब प्रश्नों की संख्या जो हो जाएगी टोटल 138 हो जाएगी और आपको समय जो पहले से निर्धारित था वही समय रहेगा। यानी कि अब उसी समय में आपको अधिक से मतलब 138 क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से ऑब्जेक्टिव में कुल 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुल 15 क्वेश्चन का आंसर देना है और लॉन्ग टाइप में कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके पास विकल्प बढ़ गए हैं, यानी कि 50% विकल्प बढ़ गए हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए उसका विकल्प बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके पास समय जो है वो सीमित ही है। तो ज़रूरी है कि आपके पास जो समय है 3 घंटे का जो समय है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप इसमें समय के साथ अपने खुद मैनेज करें, ऐसे मैनेज करें कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे सकें और फुल अंक आप अर्जित कर सकें। तो इसके लिए चाहिए कि आप पहले से अभ्यास करें और अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपको लगातार अपने विषय में क्या करना, अभ्यास करना होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आज देखते हैं कि जो इसका मैथ का जो पेपर है तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका लेवल क्या है। और इस सेशन में हम लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केवल ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है कि नहीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, कुल प्रश्नों की संख्या 50 आपको करनी है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन है कितने 100। तो 100 में जो आपको सबसे आसान लगे उसको सबसे पहले आप क्या करें, कर लें। चाहे वो 100वें नंबर पे क्वेश्चन हो चाहे 1 नंबर पे हो, आपको जो आसान लगे जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं उसको ही सबसे पहले हल करके वो एमआर में क्या करेंगे, आप टिक करेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, उसको राउंड करेंगे, गोला कर लेंगे। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप इसमें से आपको ढूंढना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन में कोई इसका सही आंसर होगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मानक रूप क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण से आपको समझाएं 20/25, तो इसका मानक रूप हुआ कि मतलब हम इसको और छोटे रूप में दिखा सकते हैं क्या, इसको और लघु रूप में लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो यानी कि 20/25 का मानक रूप हो जाएगा 4/5। तो आपने यहाँ पे देखा कि 20/25 का मानक रूप क्या हो गया, 4/5 हो गया। मानक रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके मौसा को याद करते हैं और मौसा से अंश और हर प्रत्येक में क्या करते हैं, भाग करते हैं। हमने वही किया। इसका मौसा हो जाएगा 5, तो 5 में जब 20 से भाग किया तो 4 आया और 25 में भाग किया तो क्या आया, 5 आया। तो ये मानक रूप हो गया 4/5। लेकिन आपको यहाँ पे प्रश्न जो है इसमें कुछ और अंक दिए हुए हैं, तो आपको इससे रिलेट करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे देखा जो 20/25 का मानक रूप आया तो इसमें 20 छोटा है, तो इसका जो अंश आ रहा है, जो आपके आंसर में मानक रूप में जो अंश आ रहा है ये भी छोटा आ रहा है। किसकी तुलना में, हर की तुलना में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 92/115 दिया हुआ है तो इसका मानक रूप जो आएगा इसमें चूंकि अंश छोटा है तो इसका जो भी आंसर आएगा तो उसका अंश भी क्या होगा, छोटा ही होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में आप देखेंगे इसका अंश बड़ा हो गया, जबकि यहाँ पे अंश क्या है, छोटा है। तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसका कभी नहीं हो सकता आंसर, यानी कि ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब देखिए दूसरा कंडीशन है कि आप जब इसमें कंपेरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 92 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो क्या 3 से अब 92 को डिवाइड करेंगे तो कटेगा, ये कभी नहीं कट सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी विकल्प में अंश में 3 है वो भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ भी देखिए 3 है, ये भी 3 है, इसमें भी 3 है अंश में और इसमें भी 3 है। तो ये दोनों में से कोई इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी
परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे 2 परिमेय संख्या लिखा हुआ है, तो आप मान लो 1/2 एक परिमेय संख्या और 1/3 एक परिमेय संख्या है, तो आप यहाँ पे याद कर लो इसके बीच जो है, इसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है और अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे 2 परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 1/2 भी लिखे और कहे 1/3 लिखे, फिर कहे कि इसके बीच कितनी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप उसका आंसर अनंत ही लिखेंगे, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक इसके विपरीत आप देखिएगा, तो अगर यहाँ पे परिमेय के बदले अगर अपरिमेय भी लिखा रहे कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो भी उसका आंसर क्या होगा, अनंत ही होगा। अगर लिखा रहे कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच, यहाँ पे तो परिमेय है, अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत कहेंगे, और अपरिमेय कितनी होती है, ये भी अनंत होता है। तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये डी होगा, यानी कि आपका 2 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार किसका होता है। अब देखिए, अगर कोई p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या है, तो q इसका हर कहलाता है। तो q का मान जो होता है 2 × 5, यहाँ पे इसका पावर m, इसका पावर n, यानी कि 2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी कि उसके आप देखेंगे, गौर करेंगे तो जो हर होता है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात हो सकता है या 5 की घात हो सकता है, या 2 और 5 दोनों की ही घात हो सकता है। अगर किसी परिमेय संख्या के हर में, हर का अभाज्य गुणनखंड आप कर रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 आएगा। तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, बिल्कुल शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ रही है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता है। इसी आधार पे यहाँ पे आप इसमें से सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 7/88 है। तो 88 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 11 × 8 आएगा, और 8 को आप जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 3 आएगा। यानी आपने यहाँ पे 2 तो मिल गया, लेकिन 2 के अलावा इसमें एक संख्या आ रही है 11, तो इसका मतलब है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, मतलब ये शांत दशमलव प्रसार नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह बी ऑप्शन में देखिएगा, तो यहाँ पे हर में आप देखेंगे 210 है, 210 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 × 7 × 2 × 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 5 है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 7 और 3 आ गई, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं हो सकता। तो न तो ए होगा और न ही बी ऑप्शन होगा। अब हम देख लेते हैं ये जो डी ऑप्शन है, इसमें देखिए 110 दिया हुआ है, तो 110 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 11 × 10 आएगा, और 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 5 तो आया, लेकिन इसके अलावा अन्य संख्या भी आ रही है 11, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा, अशांत आवर्ती हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 का ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। मैं इसे फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी परिमेय संख्या शांत रूप में तब होती है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 का पावर m × 5 के पावर n के रूप में हो, यानी कि 2 की धनात्मक घात हो या 5 की धनात्मक घात हो या 2 और 5 दोनों की ही धनात्मक घात हो, तो ही उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आ रही है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि बहुपद जो है dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे y² का जो गुणांक है वो a हो जाएगा, और a यहाँ पे कितना है, d है। b का जो गुणांक है, y का गुणांक जो है ये हो जाएगा क्या, b कहलाएगा, और b के बदले भी क्या है, b है, मतलब y का गुणांक जो दिख रहा है b, वही b हो जाएगा। और c का मतलब होता है लास्ट वाला पद, यानी कि अचर पद। तो यहाँ पे अचर पद देखिए a है, तो ये a हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है ये होता है c/a। तो आप c का मान देख ले कितना है, a है, और a का मान देखिए कितना है, d है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है a/d। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ शून्यकों का जोगफल क्या होगा, तो शून्यकों का जोगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो आप b आप ढूंढ ले कितना है, b है -b, और a कितना है, d है, तो -b/a
डी होगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया केवल शून्यकों का गुणनफल, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि A/D होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि √18 का परमेकारी गुणक क्या है। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे परमेकारी गुणक ही पूछा गया। परमेकारी गुणक का मतलब होता है, मैं इसे अच्छी तरह समझा देता हूँ कि मान लीजिए अगर 2 में संख्या √2 से गुणा करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे √2 जो है √2 का परमेकारी गुणक कहलाएगा। अगर √3 में गुणा करते हैं 2√3 से, तो देखिए क्या आएगा, √3 और √3 हो जाएगा 3, और फिर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। यानी कि ये दोनों को गुणा करने से परमेय संख्या आ गई, तो हम ये प्रत्येक को दूसरे का परमेयकारी गुणक बोलेंगे, प्रत्येक को दूसरे का परमेयकारी गुणक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है √6, 2 रूट मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रूट लिखा हुआ है 3, तो इसका 2 रूट 3 लिखा हुआ है, तो इसका परमेयकारी गुणक क्या होगा, केवल √3 होगा, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करने पे क्या आता है, 3 आता है, और उसके पहले क्या है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ हम √3 को 2√3 का परमेयकारी गुणक कहेंगे, या मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परमेयकारी गुणक हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है कि √18, तो √18 को आप तोड़ दें, 3 गुणे 2 हो जाएगा। तो आप इसको और लघु रूप में जब करेंगे, सरल रूप में करेंगे तो क्या आएगा, 3√2 आएगा। तो आपने यहाँ पे 3√2 का परमेयकारी गुणक ढूंढना है। तो आपको ये सोचना है कि 3√2 जो है इसको किस संख्या से गुणा की जाए, किस अपरमेय संख्या से गुणा की जाए, ताकि ये क्या हो जाए, परमेय हो जाए। तो निश्चित रूप से जब इसको आप √2 से गुणा करेंगे, तो इस √2 और इस √2 का गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 आएगा, जो क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसका 3√2 का परमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √2, बी नंबर ऑप्शन में है। अब इसको दूसरे तरह समझिए, अगर आप 18 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर 36 आएगा, और ये 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि √18 को √2 से गुणा करने पे ये परमेय संख्या बन गई। तो यही √2 जो है, इसी को हम क्या बोलेंगे, परमेयकारी गुणक बोलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, अर्थात √2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये बिहार बोर्ड का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक से बड़ी वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक से बड़ी संख्या हम ढूंढते हैं, पहली संख्या क्या है, 2 है, तो 2 जो है एक से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, क्या अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसके आगे चेक करते हैं, 3 जो है, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से विभाजित हो रही है और 3 से स्वयं से विभाजित हो रही है, इसलिए भी ये क्या है, दूसरी छोटी अभाज्य संख्या। 4 को चेक करते हैं, 4 कैसे विभाजित हो जाएगी, 2 से होगी, 1 से होगी और 4 से होगी, यानी कि 1 से हो रही है, स्वयं से हो रही है, और किसी अन्य संख्या 2 से भी हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, भाज्य है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका गुणनफल होता है कितना, 8 होता है, 8 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि a = bq + r, ये जो है यूक्लिड व्यवहार एल्गोरिथम को दिखा रहा है, जहाँ a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा कथन सही होगा। तो पहले इसको आप समझें ऐसे कि अगर आपको 25 में भाग करना है 3 से, तो निश्चित रूप से 8 बार में इसको डिवाइड करेंगे आप, 24 आएगा, शेष कितना बचा, 1। तो ये जो शेष है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं क्या, भाजक, इसको बोलते हैं क्या, भाज्य, मतलब a, इसको बोलते हैं
ए बोलते हैं, ये ए हो गया और ये क्या हो गया भागफल यानी कि क्यू। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो शेषफल आया है, हम भाग की क्रिया क्या जब करते हैं तो भाग क्रिया स्टॉप कब करते हैं, जब शेषफल या तो 0 आ जाए या ये जो शेषफल है इससे छोटा आ जाए। यानी शेषफल का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर हो सकता है या भाजक से यानी कि b से क्या होगा, छोटा होगा। अगर आपने यहाँ पे 3 से बड़ा कोई शेष रखा हुआ है तो इसका मतलब आपने भाग की क्रिया पूरी नहीं की है, अभी आपको और आगे जाना होगा। तो यहाँ पे हमने यही समझा कि जो ये शेष आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है, r का जो वैल्यू आ रहा है वो b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि r जो है बड़ा होगा b से, तो क्या ये 1 जो है b से बड़ा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है b से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि r जो है छोटा है 0 से, शेषफल कभी माइनस में तो आता नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 से छोटा, यानी कि शेषफल 1 है। आप इसे रिलेट करके समझने का प्रयास करेंगे तो शेषफल यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि r जो है रिमाइंडर जो है 0 से क्या है, छोटा है, तो शेषफल कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि r जो है छोटा है किससे, b से, तो निश्चित रूप से ये b से क्या है, छोटा है, यानी कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कितना, सी, यानी कि r जो है छोटा है किससे, b से, शेषफल छोटा होगा भाजक से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप देख लीजिए, यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक अपरिमेय है और एक परिमेय का जोगफल अपरिमेय ही होता है, ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए √5 है, ऊपर है, नीचे भी √5 है, तो 6√5 बटा में कितना है, √5 है। तो आप √5 को √5 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा। यहाँ पूछा गया कि 9 नंबर क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि द्विघात बहुपद की शून्यक कैसा होगा। आपको ऑप्शन दे के इसका आंसर करना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों धनात्मक, दोनों बराबर होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो जब आप इसका हल करेंगे तो x का मान जो आएगा दोनों ही क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही ऋणात्मक आएगा। आप चेक करें, जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस कितना 35। अब इसमें x का मान कीजिएगा तो कितना आएगा, x प्लस 7, और यहाँ पे आप 5 का मान करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 7। फिर आप देखिए इसको आगे हल करेंगे तो x प्लस 5 आ गया, और फिर x प्लस क्या आ गया, 7 आ गया। जब इसका शून्य ज्ञात करेंगे, बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -5, और दूसरे x का मान कितना आएगा, -7। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ही शून्य क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों शून्य ऋणात्मक, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, इसमें अपरिमेय संख्या पूछा गया। तो √121 का वर्गमूल कर लेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 11 होगा। 27 को आप जब चेक करेंगे तो कितना होगा, 3, √3 होगा। 196 के कितना होता है, इसका वर्गमूल आप कर लेंगे आसानी से, 16 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि ये सी नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस सेशन में बस 10 क्वेश्चन को आप देख लें, समझ लें, और फिर अगले सेशन में आगे इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।